हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो बेटा हम लोग क्या है कि फिजिक्स का जो है फिजिक्स के हम लोग जो है सबको जो ये पेपर मिल गया है या जिसको नहीं मिला है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें। यहाँ पे हम लोग क्या है कि सेक्शन ए जो है हम लोग कर लिए थे, सेक्शन बी हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था। उसके बाद जो है इस सीरीज का जो है हम लोग सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चन आंसर को आज डिस्कशन करेंगे, क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसीलिए हम लोग रुक गए थे। आज हम लोग जो है सेक्शन सी के 4 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 12 वाले स्टार्ट हो जाइए और इसको हम लोग जो है दोनों हिंदी और इंग्लिश में दोनों में करेंगे। यहाँ पे जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किया जा रहा है बोर्ड एग्जाम के लिए 2024, और ये क्लास 12 की फिजिक्स है, ठीक है। अब इसमें हम लोग आते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग आराम से डिस्कशन करते हुए समझते हैं। देखो ये सेक्शन सी का पार्ट है और इस सेक्शन सी के पार्ट में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग अपने अपने जो जिसको ये मिल गया है उसको ये देख सकते हैं, जिसको नहीं मिला है वो अपना आप लोग क्या कर सकते हैं कि उसमें सॉफ्ट कॉपी में भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन हमने क्या किया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि 2024 में इस टाइप के क्वेश्चन को आना ही आना है, चाहे वो स्क्वायर पे पूछा जाए और चाहे वो आपके रेक्टेंगल पे पूछा जाए। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर कैरी क्यू चार्ज, ठीक है। जैसे जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन के हम क्या करेंगे कि सीधे सीधे इसको हम बनाते भी चलेंगे। देखो स्क्वायर है और स्क्वायर, एक मिनट, ये देखो ये आपका क्या है, स्क्वायर है बेटा। और स्क्वायर सभी को पता है कि जो वर्ग होता है स्क्वायर उसकी सभी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो स्क्वायर है, ठीक है, या हम ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ से हम शेप से क्या कर लेते हैं कि स्क्वायर को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। 2D जब हम शेप में आएंगे 2D तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर को ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो आपका स्क्वायर है, इस स्क्वायर में क्या है कि स्क्वायर का नाम दे दे रहे हैं A, B, C और ये D। और सभी को पता है कि स्क्वायर की जो साइडें होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि द स्क्वायर कैरी क्यू चार्ज ईच एंड अदर टू अपोजिट कॉर्नर ऑफ द सेम स्क्वायर इज द स्मॉल क्यू। मतलब क्या है कि 2 अपोजिट कॉर्नर पे क्या है, कैपिटल क्यू है, और 2 अपोजिट कॉर्नर पे क्या है, स्मॉल क्यू चार्ज है। If the resultant force is small q is 0, how are q and q related? मतलब यहाँ पे समझो कि यदि एक वर्ग के विपरीत कोनों में से प्रत्येक पर कैपिटल Q आवेश होता हो और उसी वर्ग के अन्य 2 विपरीत कोनों पर क्या होता हो, स्मॉल q आवेश होता हो, यदि परिणामी बल Q पर मतलब स्मॉल q पर शून्य हो तो Q और Q कैसे संबंधित है। इस पूरे क्वेश्चन की चर्चा हम इस पे हम लोग बहुत आराम से करते हैं। अगर हमने मान लिया कि ये जो A वाला पॉइंट है, इस A वाले पॉइंट पे जो है यहाँ पे क्या है, कैपिटल Q है। अब इसका अपोजिट ये बनेगा कि इसका अपोजिट ये बनेगा, इसका अपोजिट क्या बनेगा, C। मतलब A का अपोजिट क्या बनेगा आपका, C बनेगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, Q चार्ज है। अब ये दोनों अपोजिट क्या है, कैपिटल Q है। यहाँ पे लेकिन क्या है, स्मॉल Q है, और यहाँ पे भी आपका क्या है बेटा, यहाँ पे भी क्या है आपका स्मॉल Q है। सबको पता है, सभी को ये भी पता है कि अगर कोई स्क्वायर है तो उसकी सभी साइडें क्या होती है, x। तो ये भी क्या होगा आपका x मान लो। अब इसके डायगोनल यहाँ से निकाल लो, चाहे डायगोनल यहाँ से निकाल लो, कहीं से भी तुम्हें डायगोनल निकालना हो। यहाँ से हम एक लाइन डाल दिए, इसको हम लोग डायगोनल निकाल लिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण। अब बताओ जब हम कूलॉम्स लॉ पढ़ते हैं तो कूलॉम्स लॉ में 2 चार्जों के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है। अब यहाँ पे एक चार्ज स्मॉल Q, यहाँ पे एक चार्ज क्या है आपका स्मॉल Q, और यहीं पे आपका एक चार्ज है कैपिटल Q। तो स्मॉल Q और कैपिटल Q के बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का नाम हमने क्या दे दिया, F1। लेकिन ये वाला Q और इस वाले Q के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या दे देंगे, यहाँ पे हम फोर्स का नाम दे देंगे F2 नाम दे देंगे। समझ में आया कि नहीं है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो स्मॉल ये वाला जो फोर्स है किस पे, स्मॉल Q पे जो फोर्स हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ से एक हम डायगोनल यहाँ से भी ऐसे हम करके डाल देते हैं, डायगोनल क्या, दोनों डायगोनल। तो यहाँ पे जो इस वाले पे जो फोर्स है, इस वाले पे जो हमारा F3 जो फोर्स है वो F3 फोर्स हमारा क्या है, वो
क्यू पे लग रहा है, ठीक है, चाहे इधर कर लो चाहे उधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो इसमें करना क्या है। जब हम इस स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में जब फोर्स F1 है और उस पे उसके बीच की दूरी क्या है, क्यू है, तो हम कूलॉम्स लॉ से अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, ठीक है, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियमानुसार हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे, कहाँ पे, D और Q के बीच, D और C के बीच में, तो C एंड D के बीच में जो फोर्स आपका लग रहा है, क्या लग रहा है, F1 लग रहा है। तो इस F1 फोर्स की वजह से, क्योंकि कूलॉम्स लॉ पता है आपको सबको, क्या होता है, F = K Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, दो चार्जेस हैं, तो हम क्या लेंगे, K, और K के बाद यहाँ पे दो चार्जेस हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल q और कैपिटल Q मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस कितनी है, x, तो कितनी हो जाएगी ये, x²। ठीक है, ये तुम्हारा क्या बना, पहला इक्वेशन बना। अब बताओ कि जब यहाँ पे Q, कैपिटल Q स्मॉल q दोनों चार्ज हैं, और कैपिटल Q स्मॉल q होने की वजह से यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, x है, तो यहाँ पे भी क्या है, कैपिटल Q और स्मॉल q है, और डिस्टेंस क्या है, x है, तो इस पे फोर्स क्या होगा, मतलब F1 फोर्स F2 फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं F1 बराबर क्या होगा, F2, F1 बराबर क्या होगा, F2 फोर्स हो जाएगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अब अगर हम F3 को निकालें, क्या निकालें, F3 को निकालें, तो F3 कैसे निकलेगा बताओ। अगर जब हम F3 फोर्स को निकालेंगे, तो F3 फोर्स को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि सीधा सा F3 फोर्स निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे सीधा क्या करेंगे कि ये दोनों अपोजिट चार्ज हैं, ये दोनों क्या है, चार्ज हैं, तो इन दोनों चार्ज की वजह, चाहे इससे निकाल ले चाहे इससे निकाल ले, तो इससे जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, फोर्स बिटवीन B एंड D, B और D के बीच जो फोर्स है, उस फोर्स को हम लोगों ने क्या माना कि ये आपका फोर्स क्या है, F3 है। तो F3 फोर्स, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहली बात, ये F3 फोर्स है, तो इसका पहले हम डायगोनल निकालेंगे, और डायगोनल जब विकर्ण हम निकालेंगे तो ये क्या है, देखो DC और BC एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये क्या निकलेगा, x² + x², तो ये कितना आएगा, x² + x² कितना आ जाएगा, 2x²। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर इसका हम डायगोनल निकालेंगे, BD क्या निकालेंगे, यहीं पे देख लो, BD अगर हम आपका क्या निकालेंगे, डायगोनल निकालेंगे, तो BD जो आपका डायगोनल निकल आएगा, अंडर रूट क्या निकल के आएगा, ये x² और प्लस क्या निकल के आएगा, x², तो ये x² कितना हो जाएगा, √2x²। तो यहाँ से क्या होगा कि अंडर रूट x से बाहर हो जाएगा, तो कितना आएगा, x√2। तो ये जो डिस्टेंस आपकी आएगी, ये जो डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, x रूट क्या आएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि जब दो चार्ज लगाएंगे फोर्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, K, और यहाँ पे इन दोनों पे K लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, x√2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं F3 = क्या हो जाएगा, K, और ये आ जाएगा Q² अपॉन कितना, x², और ये अंडर√2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे बात ये है कि CD पर परपेंडिकुलर कौन सा है, BC, तो लिखेंगे अतः CD पर BC क्या है, लंबवत है। जब परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने के लिए इसका हम क्या निकालेंगे, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे परिणामी बल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, F, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, F, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 + F2 का F1² प्लस क्या हो जाएगा, F2²। तो F1 और F2 दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, F1 + F1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे F1 कितना, तो F = कितना, ये निकल के आएगा 2F1
स्क्वायर 2f1 स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे f इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्योंकि अंडर रूट से ये f1 बाहर हो जाएगा और ये आ जाएगा तुम्हारा अंडर रूट 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो डी सी और बी में हम जब देख रहे हैं तो डी सी बी में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे डी के अपोजिट क्या है, बी है, और सी के अपोजिट क्या है, क्यू है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों डी और बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है F3 लग रहा है। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, चाहे हम डी वाले पॉइंट पे देख लें, चाहे हम डी वाले पॉइंट पे देख लें, चाहे हम डी वाले पॉइंट पे, चाहे हम बी वाले पॉइंट पे, यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो छोटा वाला क्यू है, इस छोटू वाले क्यू पर जो हमारा बल आ रहा है वो बल क्या है, शून्य है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम लोग लगा सकते हैं, देखो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे जो हमारा F, ये जो रिजल्टेंट फोर्स आया है F बराबर ये आ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि रिजल्टेंट पर परिणामी फोर्स क्या होगा, 0, तो ऐसे भी लिख सकते हैं F प्लस F3 इज इक्वल टू कितना, 0। तो F बराबर कितना आ जाएगा, माइनस F3 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो F आया है, क्योंकि F1 अंडर रूट 2 आया है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, F1 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू कितना, माइनस F3। अब F1 की वैल्यू कितनी आई है, F1 की वैल्यू आई है K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन कितना आएगा, ये एक्स स्क्वायर, और ये आपका कितना है, अंडर रूट 2। और F3 की वैल्यू जो तुम्हारी आई है वो F3 की वैल्यू कितनी आई है, माइनस, और ये F3 की वैल्यू कितनी आई है, ये तुम्हारी आई है K और आई है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आई है, 2x। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान सा, कुछ नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा सा और हमें सॉल्व करना है, क्योंकि सबको पता है इस k से क्या कट जाएगा, k कट जाएगा, इस q से क्या कट जाएगा, ये एक स्क्वायर कट जाएगा, इस एक स्क्वायर से क्या कट जाएगा, x कट जाएगा। तो अब लिख लेंगे पहले, तो यहाँ क्या बचेगा, q अंडर रूट 2, और यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा x, और यहाँ क्या बचेगा आपका माइनस q, और यहाँ क्या बचेगा 2। तो इन सभी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर हो जाएगा माइनस करके, तो ये लिखेंगे q इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, और ये हो जाएगा कैपिटल Q बाई x। तो हमारा यहाँ पे पूछा था कि क्वेश्चन में यही हमसे पूछा था कि कैपिटल Q और स्मॉल q ये एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे कैपिटल Q और स्मॉल q एक दूसरे से जो संबंधित है, Q इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 2 डिवाइड बाई Q अपॉन क्या हो जाएगा, x। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब इस क्वेश्चन को आपके पूरे कूलॉम्स लॉ में चाहे ये चार्ज की वैल्यू देके भी पूछ सकता है, अपोजिट कॉर्नर पर चार्ज की वैल्यू भी देके पूछ सकता है, या तुम्हें Q और कैपिटल Q और स्मॉल q में करके रिलेशन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, चाहे जैसे भी देगा इस क्वेश्चन को, हमें क्या करना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद इस क्वेश्चन को हमें यहीं पे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्सप्लेन विथ नेसेसरी फॉर्मूला। ठीक है, विद्युत प्रवाह से आप क्या समझते हैं, आवश्यक सूत्र सहित समझाइए। देखो, विद्युत प्रवाह, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सबसे पहले ये बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है अगर कोई भी सरफेस एरिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसका सरफेस एरिया क्या है, S है। अगर हम स्मॉल एरिया को हम लोग क्या कर रहे हैं, कट करके यहाँ से हम फ्लक्स लाइन को पास करें, ठीक है, तो इस स्मॉल अमाउंट से मतलब कितनी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन कितने एंगल से पास होंगी, इस एंगल को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, फाई। ठीक है, फाई डिनोट कर लेंगे। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ई होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो ये एरिया हमने लिया है उस एरिया को हम लोग डिनोट कर देते हैं ds से। ठीक है, किससे, ds से, या da से, जिससे डिनोट करना हो उससे डिनोट कर दो। ठीक है, da से ही डिनोट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया, तो इसको क्या कर दो, a कर दो। ठीक है, ये क्योंकि पूरा ये एरिया है, तो यहां से जो फ्लक्स लाइन पास होगी, क्योंकि यहां पे क्या कर रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन पासिंग थ्रू
a small area is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, एक्सप्लेन विद द नेसेसरी फार्मूला बता। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, ये थीटा है, ठीक है। फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स लाइन को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। फाई फ्लक्स लाइन को हम लोग, इसको थोड़ा सही कर लो, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स लाइन है, उस फ्लक्स लाइन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फ्लक्स लाइन को फाई से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ई, और ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा। लेकिन अगर एरिया क्या है, स्मॉल अमाउंट है, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ई, और ये हो जाएगा डी ए, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अरे ये थीटा के जगह पे फाई क्यों ले जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। अब अगर तुमसे यहाँ पे पूछा जाए कि इसकी यूनिट बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो हम पहले सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ई का निकाल लेंगे, उसके बाद एरिया है तो मीटर स्क्वायर करके हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट को आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया था, 2 नंबर का क्वेश्चन, तुमसे यही पूछा गया था कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या समझते हैं, उसको क्या करना है, नेसेसरी फार्मूले को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको कर लिया। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं कि प्रूव दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन अ इक्विटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक डायपोल इज ऑलवेज जीरो। देखो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको 2 तरीके से पूछा जाएगा। एक तो इक्विटोरियल पे जो है पूछा जाएगा, और दूसरा तुम्हारा क्या पूछा जाएगा, एक्सियल लाइन पे पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक्सियल पे हम इक्विटोरियल करा दे रहे हैं, और एक्सियल आप लोग क्या कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध करें कि विद्युत द्विध्रुव की भूमध्य रेखा पर एक बिंदु पर स्थित विद्युत विभव सदैव शून्य होता है। बताओ ये तुम्हारा क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। क्या है, विद्युत द्विध्रुव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल। और डाइपोल होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस पूरे डाइपोल की जो लेंथ है वो कितनी होती है, सबको पता होना चाहिए, 2l होती है। अगर यहाँ से इक्वेटर पर अगर हम एक पॉइंट को ऐसे यहाँ पे मिला दें, क्या मिला दें, जिस पॉइंट का नाम है ए, क्या नाम है, ए, इस ए पॉइंट को मिला दें, और इस पॉइंट ए को मिलाने के बाद, इस पॉइंट ए को मिलाने के बाद एक लाइन यहाँ से परपेंडिकुलर हम खींच दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये लाइन ए है, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट आपका क्या है, बी है, और ये क्या है आपका, मान ले रहे हैं कि पी है, ये क्या है आपका पी है, और ये आपका क्या है, क्यू है। तो पी क्यू की दूरी आपकी कितनी है, ये पूरी 2l है। लेकिन ये आपकी बी क्यू की दूरी कितनी होगी, क्योंकि बीचों बीच से है, इक्वेटर से है, तो l, और ये कितना होगा, l। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये जो परपेंडिकुलर दूरी है, इसको हम लोग कुछ भी r मान लें या कुछ भी मान लें, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, √l² प्लस क्या निकल के आएगा, r²। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं कि पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज, पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू पॉइंट ए। अब निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल दोनों पे क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा, V1। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, V2। किस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे। तो लिखेंगे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है, एट पॉइंट ए। थोड़ा पेन का कलर चेंज कर ले रहे हैं क्योंकि सब यही है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे धनात्मक आवेश के कारण बिंदु ए पर विभव, क्या होगा, विभव, बिंदु ए पर विभव। तो बिंदु ए पर जो विभव है उसको हमने कितना माना, V1,
क्या माना V1। तो बिंदु A पर जब विभव को हमने क्या माना V1, तो यहाँ पे V1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्योंकि धनात्मक चार्ज है तो इस चार्ज की वजह से, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 Q बाई कितना होता है R, ठीक है। तो यहाँ पे इस, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है सेम है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी आपका क्या है सेम है, तो यहाँ पे दोनों पे हम अगर डायगोनल देखेंगे तो √L² + R² इधर और √L² + R² इधर, तो यहाँ पे सीधे क्या लिखेंगे K, और यहाँ पे चार्ज क्या है धनात्मक चार्ज है पॉजिटिव, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये √ कितना हो जाएगा L² प्लस कितना हो जाएगा R² हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन आ गया। अब सेम लिखेंगे, ऋणात्मक या नेगेटिव, धनात्मक ऋणात्मक आवेश के कारण बिंदु A पर विभव कितना होगा V2 होगा। अब इस ऋणात्मक आवेश के कारण इस बिंदु A पर जो विभव होगा वो हमारा क्या होगा, क्योंकि क्या लिखेंगे V2 है, तो V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा K माइनस Q, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा किसके साथ लिया जाता है, पोटेंशियल हमेशा साइन के साथ लिया जाता है, तो माइनस Q बाई कितना हो जाएगा √L² प्लस R², ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जब हम दोनों में इसमें क्या किए कि दोनों पे हम दोनों पॉइंट पे इसको थोड़ा छोटा करते हैं, जूम इन करते हैं, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट पे हमें क्या निकल गया पोटेंशियल, दोनों चार्ज की वजह से हमें पोटेंशियल क्या निकल गया V1 और V2 निकल गया। तो जब यहाँ पे हमने क्या किया पोटेंशियल देखा तो लिखेंगे नेट पोटेंशियल एट पॉइंट A, मतलब क्या हुआ कि कुल विभव बिंदु A पर होगा, क्या होगा लिखेंगे B इज इक्वल टू लिखेंगे B1 प्लस B2, क्योंकि इधर से पोटेंशियल B1 इधर से पोटेंशियल B2, तो B इज इक्वल टू B1 प्लस B2, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, क्योंकि B1 कितना है यहाँ पे लिखेंगे Q अपॉन कितना √L² प्लस R²। अब ये क्या है साइन प्लस है और ये साइन क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या आया Q अपॉन √L² और प्लस क्या आएगा R²। ये दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, तो ये क्या कट जाएगा कट, तो हमारा जो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो विभव होगा वो क्या होगा 0 होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो विभव होगा वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिद्ध करें कि विद्युत द्विध्रुव भूमध्य रेखा पर एक बिंदु पर स्थित विद्युत विभव सदैव क्या होता है शून्य होता है, सदैव क्या होता है शून्य होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या किया गया कि हमने क्या किया कि विद्युत द्विध्रुव को हमने क्या इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकाल दिया। अब विद्युत द्विध्रुव पर तुम्हारा क्या है कि एक अक्षीय स्थिति होता है और एक होता है निरक्षीय स्थिति, इसको हम लोग निरक्षीय स्थिति भी कहते हैं, और तुम्हारा अक्षीय स्थिति होता है, अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर तुमसे क्या पूछा जाएगा विभव पूछा जाएगा, ठीक है। अक्षीय स्थिति पर तुम्हारा विद्युत क्षेत्र भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा जाता है, और अक्षीय स्थिति पर निरक्षीय स्थिति पर तुम्हारा क्या होता है विद्युत क्षेत्र पूछा जाता है। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस चारों, क्योंकि ये हम लोग अभी क्या निकाले हैं विभव, ठीक है। विद्युत क्षेत्र भी इसी तरीके से होता है, तो विद्युत क्षेत्र और विभव दोनों को हम क्या करेंगे अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर मतलब क्या है एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर दोनों को हम क्या करेंगे बहुत बेहतरीन बहुत अच्छे तरीके से करके जाएंगे, क्योंकि ये जो 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में से, उसमें से आपको 4 टाइप में से एक टाइप हमने बता दिया, जब आगे कभी मौका मिलेगा तो अक्षीय का हमने बता दिया, और उसके बाद हम क्या करें निरक्षीय का हमने बता दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे अक्षीय को आपको बताएंगे, मतलब इक्वेटोरियल
रेडियल को हमने बता दिया तो एक्सियल भी हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश आप सभी लोगों को क्या करना है कि जितना जल्दी हो सके आप जितना ज़्यादा हो सके उसको प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के साथ जो है जिसको कोई ना समझ में आए, किसी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे क्या कर सकता है, कमेंट कर सकता है, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं आगे देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बच रहा है सेक्शन सी का, उस आगे एक सेक्शन सी में एक क्वेश्चन करवा देते हैं। लिखा हुआ व्हाट डू यू मीन बाय द मोबिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द मोबिलिटी एंड द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। क्या है, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? किसी चालक में अगर कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में जो बहने वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या उसी को हम लोग कहते हैं चालक की गतिशीलता, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग द रेशियो, ये कहाँ जा रहा है, लिखेंगे द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब इसको इंग्लिश में थोड़ा, ड्रिफ्ट वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं, क्योंकि ये पता है कितने नंबर में है, 2 नंबर में। तो 1 नंबर में तो हमारा क्या होगा, डेफिनेशन हो गया, चालक की गतिशीलता और विशिष्ट चालकता में संबंध स्थापित करें। तो बताओ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, हम लोग किससे लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, BD अपॉन क्या होता है, E, ठीक है। और सबको पता है कि BD इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू इज इक्वल टू कितना, क्योंकि BD इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन E, इलेक्ट्रिक फील्ड E, और टाइम रिलैक्सेशन टाउ अपॉन कितना हो जाएगा, E, और ये होता है M, क्या होता है M। तो बताओ E से E कट गया, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन E टाउ अपॉन कितना हो जाएगा, M, ठीक है। तो एक लाइन में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, म्यू और E, क्योंकि म्यू फॉर मोबिलिटी, E फॉर इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू आ जाएगा E टाउ E अपॉन कितना हो जाएगा, मास ऑफ E। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और विशिष्ट चालकता में संबंध हमें स्थापित करना है, क्योंकि अब बताओ कि यहाँ पे रेजिस्टिविटी और आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में रिलेशन क्या होता है, क्योंकि ये सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन क्या होता है, रो। तो सिग्मा आपका क्या है, सिग्मा आपका क्या है, कंडक्टिविटी है, क्या है आपका, कंडक्टिविटी है, और ये रो क्या है, ये आपकी क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी है, क्या है, रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे I इज इक्वल टू कितना होता है, M, ठीक है, A, E और क्या होता है, BD, ठीक है, क्योंकि I क्या है यहाँ पे, करंट है, I क्या हमारा क्या है, करंट है, और यहाँ पे क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, E है इलेक्ट्रॉन, और BD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NA
बी डी। तो I इज इक्वल टू जब तुम्हारा क्या हो जाएगा एन ए बी डी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर है, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू लाके हम क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे I इज इक्वल टू एन ए ई, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, मल्टीप्लाइड में हम लिख लेंगे ई और टाइम रिलैक्सेशन टाउ अपॉन कितना होता है एम। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा एन ए और ई कितना हो जाएगा ई स्क्वायर और अपॉन कितना हो जाएगा ई, और ये हो जाएगा टाउ और बाई कितना हो जाएगा टोटल आपका क्या हो जाएगा एम, क्या हो जाएगा एम। ठीक है, अब हम करंट डेंसिटी जब J इज इक्वल टू लिखेंगे तो J इज इक्वल टू हमारा कितना होता है एन ई स्क्वायर टाउ ई बाई कितना होता है एम, टाउ ई बाई एम। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा रिलेशन, इस पूरे के पूरे रिलेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं करंट डेंसिटी को, क्योंकि इस पूरे के पूरे रिलेशन को हम लोग देखो यहाँ पे ये जो आपका है एन ई स्क्वायर टाउ ई, एन ई स्क्वायर टाउ ई बाई एम को हम क्या लिख सकते हैं बताओ। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये आई बाई ए, क्या लिख सकते हैं आई अपॉन क्या लिख सकते हैं ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि आई ए को नीचे ले आएंगे तो आई बाई क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, आई बाई ए। ठीक, अब जब इसको हम लोग पलटेंगे और आगे भी देख लेते हैं आई बाई ए, उसके बाद इसको भी छोड़ो, यहाँ पे हमें पता है कि हमारी जो रेस्टिविटी होती है, रेस्टिविटी इज इक्वल टू हमने यहाँ पे साइड में लिख दिया है एम बाई कितना होता है एन ई टाउ स्क्वायर। तो ये एम बाई, इसको देखो ये तुम्हारा हो जाएगा एन और ये तुम्हारा हो जाएगा ई स्क्वायर और टाउ, ई स्क्वायर टाउ और बाई एम मल्टीप्लाइड बाई आपका क्या हो जाएगा ई। तो इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन रो। तो मल्टीप्लाइड में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कितना 1 अपॉन रो मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई आपका क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड आपका क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सीधे लिखेंगे क्योंकि म्यू इक्वल टू कितना होता है ई टाउ बाई एम, और इन दोनों में जो रिलेशन होता है क्या होता है एक दूसरे के क्या होता है उल्टा होता है। तो यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये पूरे लाइन को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सिग्मा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन रो। तो ये हम लिखेंगे J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, रो मल्टीप्लाइड बाई ई हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है, इस पूरी वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे म्यू लिखा हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पे वही चीज़ें लिखा हुआ है म्यू लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है ई टाउ बाई एम, ई टाउ बाई एम सीधा यही तो लिखा हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा और हम मूव करते हैं, और मूव करने के बाद यहाँ लिखते हैं देखो, क्योंकि J इज इक्वल टू क्या लिखा एक बार यही लिख लेते हैं, लिखेंगे एन ई मल्टीप्लाइड बाई ई टाउ ई बाई कितना हो जाएगा m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई ई। तो अब हमारा जो है ई टाउ बाई एम, तो यहाँ हो जाएगा एन ई और एक ई टाउ बाई और एक हमारा क्या है ई तो बचेगा। तो ई टाउ बाई एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं म्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं म्यू। तो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इस इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा कट गया, तो हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्या लिख सकते हैं एन ई। तो ये जो हमारा रिलेशन था म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा एन ई। तो ये क्या था कि अगर हम इसका रिलेशनशिप देखते हैं तो रिलेशनशिप हमारा क्या था थोड़ा लंबा था। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि 2-3 बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो 2-3 बार प्रैक्टिस करने से क्या हो जाएगा ये चीज़ें क्या हो जाएंगी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें क्या कर रहा यहाँ पूछ रहा था कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा में और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका म्यू और यहाँ पे जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपकी सिग्मा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ सिग्मा, इन दोनों में जो रिलेशन हम लोगों ने लिखा म्यू इक्वल टू क्या होगा सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा एन ई। जब इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये साइड में आपके जितने भी आपके दिए हुए हैं ये सारे के सारे आपको रिलेशन क्या होंगे इस पूरे चैप्टर में आपको
मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, बहुत आराम से इसको पढ़ेंगे। किसी को अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा। ठीक है, बाकी सेक्शन हम लोग सी के जो तीसरे के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हम लोग क्या किए, सॉल्व कर लिए। अब आगे जैसी थोड़ी तबीयत ठीक होती है हम क्या करेंगे, अगले सेक्शन का क्वेश्चन लेके आएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।